आज के इस सेशन में हम लोग सीखने वाले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार मेंस में 25 मार्क्स में आता है और 15 नंबर में आता है। क्या है? एक्सप्लेन द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अगर यही सेम क्वेश्चन हमारे मेंस के पेपर में आ गया तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं अपने एग्जाम में इसको कैसे रिप्रेजेंट कर पाऊंगा। तो प्यारे दोस्तों, अभी तक जो हम बेसिक पढ़ते हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ठीक है, अवोगाड्रो लॉ, ग्राहम लॉ, डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ, ये जो सारे लॉ थे गैसेस को एक्सप्लेन करने के लिए, ये सभी एक्सपेरिमेंटली बेस्ड थे। यानी ये सारे के सारे का एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था, लेकिन ऐसा कोई मॉडल नहीं था जो गैसेस के बिहेवियर को मैथमेटिकल थियोरी के हिसाब से एक्सप्लेन कर पाए। तो इसके लिए सबसे पहले ट्राई किसने किया? 1859 में मैक्सवेल और उनकी टीम ने, मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने। तो सबसे पहला पॉइंट अपने जहन में डालना, अगर ये शॉर्ट में आता है, कि गैसेस के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए जो थ्योरेटिकल थियरी है उसका नाम क्या है? केटीजी, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस। इतनी बात आपको लिखनी है कि इन 18, या ईयर मत लिखिएगा, मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन डेवलप्ड ए मैथमेटिकल थियरी टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ गैसेस कॉल्ड केटीजी। इतनी लाइन आपको लिखनी है, जो आपका 2 लाइन आ जाएगा। ठीक है, 2 लाइन मतलब कि 20 शब्द, 20 से 25 शब्द हो गया। अब उसके बाद क्या है इनके? द मेन पास्टुलेट ऑफ दिस थियरी, आपको ये मॉडल बना, ये बॉडी पार्ट ये होगा। द मेन पास्टुलेट ऑफ दिस थियरी आर मेंशन्ड बिलो, ऐसे लिखना है। या यस, जो यूपीएससी मेंस की जो राइटिंग स्टाइल है, आपको लिखना है द मेन पास्टुलेट ऑफ दिस थियरी आर मेंशन्ड बिलो। अब हम पहला पास्टुलेट इसका क्या कहता है बच्चों? जो फर्स्ट पास्टुलेट इस थियरी का, वो कहता है कि जो गैसेस होते हैं वो लार्ज नंबर ऑफ टिनी स्फेरिकल हार्ड पार्टिकल से बने होते हैं। तो ये पहला हो गया कि गैसेस कंसिस्ट लार्ज नंबर ऑफ स्फेरिकल पार्टिकल्स। ये पहला हो गया इनका, यहां पे लिख देंगे, लगभग 2 लाइन में पहला आ गया। दूसरे लाइन में क्या लिखेंगे कि इन गैसियस कंटेनर ईच गैसेस मॉलिक्यूल्स मूव इन रैंडम पाथ, ठीक है, रैंडम डायरेक्शंस। लेकिन जब वो मूव कर रहे होते हैं तो खास बात क्या होती है कि वो स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करते हैं, उनका पाथ स्ट्रेट लाइन होता है। लेकिन जब दूसरे पार्टिकल से टकराते हैं ये, तब जाकर के क्या हो जाते हैं, ये पार्टिकल है गैस का, ये यहां से गया सीधा सीधा, इससे जब टकराया तो ये इधर चला गया, लेकिन जितने में मूवमेंट होगा वो सीधा होगा। यानी गैस, सेकंड पॉइंट में आप लिखेंगे गैसेस पार्टिकल्स मूव्स इन रैंडम डायरेक्शन विद स्ट्रेट लाइन पाथ। तो रैंडम और स्ट्रेट लाइन क्या है? अपोजिट लगते हैं। ये नाते हमारा जहन एक्सेप्ट नहीं करता, तो भाई स्ट्रेट लाइन पाथ होता है, डायरेक्शन रैंडम होता है जब दूसरे पार्टिकल से टकराते हैं। तीसरे में आप लिखेंगे कि ये जो टकराहट है ये इलास्टिक है। कैसा है? इलास्टिक है। यानी जब एक पार्टिकल दूसरे पार्ट से टकराता है तो ना अपनी एनर्जी इसको देता है ना एनर्जी लेता है, इसी वजह से टोटल जो मोमेंटम होता है वो कंजर्व होता है, चेंज नहीं होता मोमेंटम में, एक तरीके से हम कह सकते हैं। ठीक है, तीसरी बात प्यारे बच्चों इसमें क्या बताना है आपको? जब हमारा, चौथी बात बताना है कि जब हमारे गैस के पार्टिकल्स बर्तन की दीवार से चारों डायरेक्शन में बार बार टकराते हैं तो उनके टकराहट से ही प्रेशर उत्पन्न होता है। तो प्रेशर क्यों जनरेट होता है? अभी तक ये पता था कि प्रेशर होता है बॉयल्स लॉ में, लेकिन प्रेशर क्यों उत्पन्न होता है, क्यों क्रिएट होता है, इस बात का जवाब ये देते हैं कि जो गैसेस वेसल है, जो हमारे गैस का कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर गैस पार्टिकल क्या करते हैं, बार बार टकराते हैं। उनके टकराने से मोमेंटम लगता है, और जहां मोमेंटम लगेगा वहां प्रेशर अपने आप आ जाएगा बेटा जी। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो आपका इसका हो सकता है कि वेरी शॉर्ट में आ जाए 50 शब्दों में कि एक्सप्लेन करिए क्या रीजन है। तो आपको आपका कंटेनर बनाना पड़ेगा, उसमें गैस के पार्टिकल को हर एक डायरेक्शन में टकराना पड़ेगा, और टकराहट में दिखाएंगे कि उस पर प्रेशर किस फॉर्म में लग रहा है, मोमेंटम के फॉर्म में लग रहा है। अगली जो बात है, यानी 6 पास्टुलेट है इसमें, तो पांचवा जो पास्टुलेट इसका हमें ये लिखना है, राइट, पांचवा जो पास्टुलेट ये लिखना है बच्चों कि गैसियस पार्टिकल्स जो होते हैं, हर एक गैस पार्टिकल अपने पास एक वेलोसिटी रखता है, वो एक समान वेलोसिटी के साथ डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करता है और बर्तन की दीवार से टकराता है। और लास्ट क्या है कि इनकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, सभी पार्टिकल की, वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है, दैट इज की 3/2 RT। इसी चीज को प्रूव करना मेन रीजन होता है इसका, ठीक है, टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। अब हो सकता है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन 50 शब्दों में आ जाए, ठीक है, 50 में कभी आता नहीं है। 15 में अगर आया है तो डेरिवेशन करने की नीड नहीं है, आपका जो पास्टुलेट है वही कम से कम 100 शब्द आपका भर देगा।
लेकिन डेरिवेशन हो या ना हो, आपको ये फिगर जरूर बनाना है, राइट। अगर 25 शब्दों में 25 मार्क्स में आता है तो आपको डेरिवेशन करना है, और अगर 15 मार्क्स में आता है तो डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको ये कंटेनर बनाना है, यहाँ एक मालिक्यूल दिखाना है, इस मालिक्यूल का एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी bx होगा, वाई में by होगा और जेड में bz हो जाएगा। इसकी जो टोटल वेलोसिटी है, कुल वेलोसिटी b है, इसके तीनों कंपोनेंट है, जेड एक्सिस के लॉन्ग, एक्स एक्सिस के लॉन्ग और वाई एक्सिस के लॉन्ग। ये हमारे पास वाल है, वाल बी और वाल ए, राइट। अब ध्यान से देखिए, चलिए मैं डेरिवेशन कर लेता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि 25 नंबर में ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाएगा, राइट। तो हम क्या मान लेते हैं, डेरिवेशन में मैं यहाँ पे सारी बातें नहीं लिखता हूँ, लेकिन आपको वहां लिखना पड़ेगा। अगर डेरिवेशन नहीं तो आप लिखेंगे कि एक कंटेनर है, जिसका क्यूबिकल कंटेनर है, जिसके ईच साइड की जो लेंथ है L सेंटीमीटर है, इसमें टोटल नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल स्मॉल n है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल क्या है, स्मॉल m, यानी हर एक गैसियस पार्टिकल का मास भी इक्वल है, और वेलोसिटी ऑफ ईच मॉलिक्यूल हमने अभी b माना हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ये चीज आप यहाँ पर लिख दीजिए अगर डेरिवेशन नहीं है तो। अब डेरिवेशन में स्टेप याद करना होता है। स्टेप 1 में हम इसका वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, तो हम लिखते हैं कि जो पार्टिकल है, ठीक है, जो बी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसका एक्स डायरेक्शन में bx, वाई डायरेक्शन में by और जेड डायरेक्शन में bz। तो वेक्टर क्या कहता है कि जो b स्क्वायर होगा वो इनके तीनों कंपोनेंट के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, यही वेक्टर कहता है। इतनी बात आपको लिखनी है। तो स्टेप 1 में हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों। स्टेप 2 में हम ये बात कैलकुलेट करते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड ऑन वाल ए ड्यू टू वन मॉलिक्यूल। मतलब एक इस वाल ए में एक सेकंड में कितनी बार टकरा रहा है पार्टिकल, कितनी बार टकरा रहा है, कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। अगर कोई पार्टिकल यहां से आया, बी से आया ए पर, तो कितनी दूरी तय किया, एल, और टकराने के लिए या यहां से गया बी और बी से फिर वापस आया ए में, तो एक बार टकराने के लिए 2 बार जाना पड़ता ना, एक बार आया एक बार गया, टक्कर का मतलब ही हुआ। तो दूरी टोटल कितनी होगी, 2l। तो टोटल दूरी हो गई 2l, और चाल कितनी थी, x डायरेक्शन में bx, तो दूरी बचे चाल को हम क्या बोलते हैं, टाइम। तो 2l अपॉन bx क्या हो गया, टाइम टेकन। और जो टाइम होता है, टाइम पीरियड जो होता है, उसके उल्टा को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो टाइम पीरियड का अगर उल्टा कर दूं, यानी इसको ऊपर कर दूं इसको नीचे कर दूं, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड, ये फ्रीक्वेंसी कहलाता है। तो एक सेकंड में कितनी बार हमारे वाल से पार्टिकल टकरा रहा है, ये आपने सेकंड स्टेप में कैलकुलेट कर लिया। अरे बोलो, यहां तक क्लियर है सबको, यहां तक बात समझ में आ गई बेटा, ओके। क्योंकि अगर हमने स्टेप याद कर लिया डेरिवेशन में ना, तो हम लिख पाएंगे वहां पे, नहीं हम भूल जाएंगे कि अब आगे क्या करना है। पहले वेलोसिटी बी स्क्वायर निकाल ली, उसके बाद हमने क्या निकाला, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड निकाला है एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। अब ध्यान से देखो बच्चों, स्टेप 2 क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑन वॉल ऑफ द वेसल ड्यू टू द वन मॉलिक्यूल। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन, जब टकराया नहीं था तो ऐसे जा रहा था bx डायरेक्शन में पॉजिटिव वेलोसिटी के साथ, तो m इंटू वी था। इससे टकराने के बाद वापस आया तो वेलोसिटी माइनस हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी एक डायरेक्शन वाली प्रॉपर्टी है, वेलोसिटी में अपना क्या होता है, डायरेक्शन होता है। तो जब ये इधर गया तो vx, इधर गया तो क्या हो गया बेटा, bx, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो गया तो माइनस vx लिखेंगे। तो टकराने से पहले mbx था, टकराने के बाद क्या हो गया, माइनस टाइम्स ऑफ mbx। तो टोटल चेंज क्या होगा, टोटल चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, डेल्टा p क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा इनिशियल माइनस फाइनल। इनिशियल था mbx, माइनस फाइनल कितना हुआ, माइनस का mbx, तो माइनस के साथ माइनस का mbx, तो माइनस माइनस को प्लस कर देगा, आ जाएगा 2mbx, क्या हो गया 2mbx। ये तो टोटल चेंज आया है। लेकिन अगर मुझे टोटल चेंज पर सेकंड देखना हो तो इसकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2mbx इंटू कोलिजन फ्रीक्वेंसी bx अपॉन 2l से मल्टीप्लाई किया तो क्या गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, mbx स्क्वायर अपॉन l आ गया। और ये x के लॉन्ग आया है, ऐसे y के लॉन्ग आएगा, ऐसे z के लॉन्ग आएगा बच्चों, है ना, क्लियर है इतना, हेलो, क्लियर बेटा जी, ठीक है। इसके बाद देखो बच्चों, अगर मैं सिमिलरली आपको ऐसे लिखना है, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। सिमिलरली अलोंग वाई एक्सिस एंड जेड, वाई में क्या मिल जाएगा, जहां बी एक्स था बी वाई हो जाएगा, जहां जेड था बी जेड हो जाएगा। इन तीनों को अगर जोड़ दूं तो डेल्टा पी टोटल मिल जाएगा, है ना। ये जो अलोंग 3 एक्सिस मिलेगा हमें, तो एक्स के अलोंग, वाई के अलोंग और जेड के अलोंग मिल गया। इनमें से हमने m अपान एल को कॉमन ले लिया, तो बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस, इसको हम बोलते हैं क्या, वी स्क्वायर बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, बी स्क्वायर। ये तो हो गया एक मालिक्यूल के लिए, ए फॉर वन मालिक्यूल, फॉर
1 मालिक्यूल के लिए हमने निकाला है, लेकिन हमारे बर्तन में तो कैपिटल N मालिक्यूल भी हो सकते हैं, बहुत सारे मालिक्यूल हमारे बर्तन के अंदर भरे हुए हैं, ठीक है। तो अगर हमने एक मालिक्यूल के लिए निकाल लिया है, तो अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि बर्तन के अंदर टोटल N मालिक्यूल हैं, उनमें से N1 मालिक्यूल ऐसे जिनकी वेलोसिटी v1 है, N2 ऐसे जिनकी वेलोसिटी v2 है, और N3 ऐसे जिनकी वेलोसिटी क्या बेटा v3 है, ऐसे हैं। तो उन वाले का जो N1 पार्टिकल है जिनकी वेलोसिटी v1 है, उनका आपका हो जाएगा 2m N1 v1 अपान l प्लस 2m N2 v2 स्क्वायर अपान l और 2m N3 v3 स्क्वायर अपान l। तो हमने क्या निकाला, चेंज ऑफ मोमेंटम पर सेकेंड ऑन वॉल, ठीक है, ऑफ द बेसल फॉर ऑल मॉलिक्यूल्स, सेम वाले डेरिवेशन से, सेम वाले फार्मूले से। यहाँ से 2m अपान एल तो कॉमन है, लेकिन n1 b1 स्क्वायर प्लस n2 b2 स्क्वायर प्लस n3 b3 स्क्वायर, ये जो चीज आई है, अगर मैं इसमें कैपिटल N से डिवाइड कर दूं तो मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड करा, डिवाइड करते जो स्पीड बनी उसका नाम है BRMS का स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो ये जो फार्मूला है आपका 2mn अपान एल BRMS का स्क्वायर, इसको अगर आगे आप बढ़ाओगे बच्चों, ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये जो आपके पास मोमेंटम आया, क्या है, मोमेंटम आ गया है, दैट इज न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है कि जो चेंज इन मोमेंटम होता है बच्चों, चेंज इन मोमेंटम होता है पर टाइम, ठीक है, वो क्या होता है, फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स होता है, सिंपल सी बात होता है, क्लियर है। तो अगर हम पर सेकेंड निकालें तो चेंज इन मोमेंटम के बराबर हो जाएगा फोर्स, तो फोर्स क्या हो गया हमारा 2mn BRMS का स्क्वायर अपान एल, और प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, और इस पूरे क्यूब का एरिया क्या होगा, क्यूब का एरिया, क्यूब का वॉल्यूम दोनों याद रखना चाहिए आपको। ये अगर ये L सेंटीमीटर का साइड है तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो L क्यूब हो जाएगा, इसका एरिया क्या हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ L स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल प्रेशर फोर्स हो गया, और नीचे क्या हो गया हमारा एरिया हो गया। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 2 से 6 कैंसिल होकर 1/3 आता है, MNB स्क्वायर अपान या BRMS का स्क्वायर अपान एल क्यूब हो गया। एल क्यूब को आप बी कहते हैं, तो 1/3 mn BRMS स्क्वायर अपान बी हो गया। इस बी को आप इस साइड में ले आइए, और यही आपको प्रूफ करना था, यही आपको क्या करना था बेटा जी, प्रूफ करना था, ठीक है। पी बी इक्वल टू बी 1/3 mn BRMS का स्क्वायर, यही डेरिवेशन का पार्ट था, हमने प्रेशर को कैलकुलेट कर लिया है। तो एक्चुअली में जो आपने निकाला अभी तक वो ये निकाला है कि जो प्रेशर है हमारा वो है 1/3, ठीक है, MN BRMS का स्क्वायर अपान बी, ठीक है। या हम जानते हैं कि PV इज इक्वल टू क्या होता है, NRT। तो यहां से मैं ये भी निकाल सकता हूं यहां से टोटल कि P इंटू बी इक्वल टू बी NRT इक्वल टू बी 1/3 MN BRMS का स्क्वायर, ठीक है। इसी वाले से आप निकाल कर सकते हैं बच्चों बॉयल्स लॉ, इसी से आप बॉयल्स लॉ डिराइव कर सकते हैं जो कहता है P इंटू बी इक्वल टू बी कॉन्स्टेंट। क्यों, अगर टेम्परेचर आप कांस्टेंट कर देंगे, ठीक है, ये एक्चुअली में काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है, इस पूरे को हम मान सकते हैं। तो यहाँ से हो जाता है क्या, P इंटू बी इक्वल टू आपके पास 1/3 हो गया, और पूरे को मास m मान ले बच्चों, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा कुछ इस तरीके से 2/2 इंटू 1/2, है ना, m इंटू BRMS का स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं। तो ये काइनेटिक एनर्जी बन गई, तो क्या बन गया आपका 2/3 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ऐसा बन गया आपका P इंटू बी। तो यहां से आप कुछ चीजें देख सकते हैं कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो PB कांस्टेंट कब मिलता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यही है आपका बॉयल्स लॉ, है ना। अगर आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। इसके बाद चार्ल्स लॉ क्या है आपका, T1 T प्रोपोर्शनल टू B होता है, ये चार्ल्स लॉ हो गया आपका। सिमिलरली आप पढ़ते हैं क्या, ग्राहम लॉ, जो कहता है R2/R1, ये डिफ्यूजन और रिफ्यूजन दो चीजें होती हैं। गैसेस का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर फैलना क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है, और गैसेस का किसी पिन होल से फैलना इफ्यूजन कहलाता है। इन दोनों में डिफरेंसेस यही हैं, जब पिन होल से डिफ्यूजन हो तो उसको फ्यूजन कहते हैं, निःसरण कहते हैं हिंदी में, और अगर वो ऐसे ही हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के फ्लो करे तो हम उसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। तो R2/R1 ये डिफ्यूजन का रेट है, इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल बार बार आते हैं, इसे पढ़ लीजिएगा प्लीज आप लोग। ये क्या होता है,
या R1/R2 लिखिएगा, R1/R2 इक्वल टू भी √M2/M1, ठीक है, M2/M1। और ये जो मास होता है हमारा, ये आपका वेपर डेंसिटी के साथ रिलेटेड होता है। जो मास होता है मॉलिक्यूलर वेट होता है बाई 2 जो होता है, ये होता है वेपर डेंसिटी। इसको ग्राम में आप कह सकते हैं मेयर फार्मूला। मॉलिक्यूलर वेट बाई 2 क्या होता है बेटा? वेपर डेंसिटी, ठीक है। तो ये आपके पास हो गई काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कंप्लीट। इतने ही लिखना है। शाम में एक और क्लास में लूंगा जिसमें मैं आपको मॉलिक्यूलर वेलोसिटी को लिखना सिखाऊंगा, उसका डेरिवेशन पार्ट सिखा दूंगा 1 घंटे के सेशन में। उसी में मैं आपको बताऊंगा सिंपली कोलिजन फ्रीक्वेंसी बता दूंगा, उसमें कोलिजन डायमीटर बता दूंगा, वो सारी चीजें, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, मैंने कहा था कि आज मैं आप लोगों को 2 रिएक्शन दूंगा, ठीक है। तो आज का जो रिएक्शन आप लोगों को खुद से पढ़ना है ना, क्योंकि सारी चीजें इतने कम टाइम में हो नहीं सकती हैं। आप ट्राई करिएगा कि मुझे भेज दीजिएगा आप लोग लिख करके, ठीक है। लिख करके राइटिंग बनाने की बहुत कोशिश मत करिए आप, है ना। आप जो है बस ये वाली कॉपी ले लीजिए भैया, ये वाली कॉपी आपको 120 रुपए की मिलेगी। आसपास किसी बुक स्टॉल से जाइए और कह दीजिए मुझे ये यूपीपीसीएस वाली कॉपी, इसी कॉपी पे आप रफ करिए प्लीज, ये मेरा रिक्वेस्ट है भाई, है ना। क्योंकि इसी कॉपी पे आपको एग्जाम में लिखना है, तो आदत आपको यही वाली कॉपी की पड़ी होनी चाहिए, ठीक है ना। यही वाली कॉपी आपके पास होनी चाहिए, देखो ध्यान से। अगर ये वाली कॉपी पे लिखने की प्रैक्टिस करते हैं तो आप एग्जाम में रियली बहुत अच्छा कर पाएंगे बेटा, है ना। क्लियर है? दैट इज हर जगह मिल जाएगी, शिल्पी की भी मिलती है, आपके आसपास के नियरेस्ट बुक पे मिल जाएगी, क्योंकि इस पे जब प्रैक्टिस किए रहेंगे तो एग्जाम में आपको मालूम रहेगा, आइडिया रहेगा। तो आज के रिएक्शंस में मैं 2 रिएक्शंस आप लोगों को देता हूं, ठीक है, जो आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। पहले अल्केन्स ही देता हूं, अल्केन्स से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। और देखिएगा 10 दिन में आप बहुत सारी चीजें कवर कर लेंगे। तो अल्केन्स में जब आप बनाएंगे तो एक तो कोल्बे सिंथेसिस पढ़िएगा, इसका लेक्चर मेरा पड़ा हुआ है, अगर आप यूट्यूब पे देखना चाहें। कोल्बे सिंथेसिस या कोल्बे रिएक्शंस पढ़िएगा, कोल्बेज रिएक्शन, ठीक है। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं इसको। इसकी खास बात क्या है भैया? इसकी खास बात क्या है? इससे आप अल्केन बना लोगे, अल्केन बना लोगे, इससे आप अल्कीन बना लोगे, और इसी से आप अल्काइन भी बना लोगे, यानी तीनों चीजें बनेंगी। अल्केन, अल्किन, अल्काइन तीनों बना सकते हैं किससे? कोल्बे रिएक्शन से। एक रिएक्शन तो आप ये करेंगे। दूसरा रिएक्शन जो आज आप लोग करेंगे, इसी के साथ आप लोग करने वाले हैं, उसका नाम है सबातियर सेंडरसन रिएक्शन। क्या है? सबातियर सेंडरसन रिएक्शन, ठीक है, सेंडरसन रिएक्शन। ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा और या क्लास 11th की किसी भी बुक में मिल जाएगा, है ना। ये रिएक्शंस लिखना है, इनके एप्लीकेशन लिखना और इनके मैकेनिज्म भी लिखना है। आज के 2 रिएजेंट जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है, 2 रिएजेंट जो आपको पढ़ने इनके साथ, वो रिएजेंट आपके क्या है? एक तो पढ़िएगा गिलमैन रिएजेंट, है ना। गिलमैन रिएजेंट भी बेसिक ही पढ़ना, बहुत स्ट्रांग नहीं, बहुत हाई लेवल का नहीं पढ़ना है। गिलमैन रिएजेंट पढ़ लीजिएगा आप लोग। और दूसरा आप लोग इसी के साथ पढ़ लीजिएगा भैया, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। ये आपके पास होमवर्क है, रोज का होमवर्क मिलेगा ऑर्गेनिक का, क्योंकि इनऑर्गेनिक तो मैं आपको 4 दिन में भी कंप्लीट करा दूंगा, है ना। ऑर्गेनिक को मेरे साथ आपको करना है। इसमें कोई डाउट होगा तो शाम के सेशन में मैं आप लोगों को कंप्लीट करवा दूंगा। उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन लिखना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जो मैंने आज आपको बताया है कि इस क्वेश्चन को लिखना कैसे है एक्चुअली में। बोलो भाई, कोई डाउट तो नहीं किसी को? समझ में आ गया बेटा जी?